पंजाबी में एक कहावत है, काली अग्गे टोए। अगर हिंदी में इसका अनुवाद किया जाए सरल भाषा में तो जल्दबाजी करेंगे तो आगे गड्ढे ही मिलेंगे। यानी कि जल्दी गिरने की संभावना है अगर कोई काम बहुत जल्दी जल्दी में करेंगे। आज के किस्से पे ये कहावत पूरे तरीके से फिट बैठती है, क्योंकि जब हम किसी की कही हुई बात को ना माने, वो भी खास तौर पर जिससे काम मिला हो, उसकी बात को ही ना माने, तो फिर ऐसा कुछ हो जाए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात हो नहीं जाती। लेकिन नरेंद्र कुमार के साथ हुआ क्या? आखिर कौन सी बात उसने नहीं मानी और उसका खमियाजा क्या भुगतना पड़ा? आज जानेंगे किस्से में, लेकिन उससे पहले गुजारिश है आपसे कि अगर आप नए हैं चैनल पर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। किस्सा अच्छा लगे तो कमेंट करना मत भूलिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अब जैसा मैंने कहा कि नरेंद्र कुमार को जल्दबाजी थोड़ी महंगी पड़ गई। उसका कारण था कि एक दिन नरेंद्र कुमार को फोन आता है। नरेंद्र कुमार बेसिकली ट्रक चलाते हैं। वैसे तो उनका ट्रक जो बड़ा ट्रक, एक मीडियम मीडियम साइज का ट्रक होता है। आई थिंक इसूजू का एक ट्रक होता है, शायद आप में से कई लोगों के दिमाग में आ गया होगा। ब्राउन से कलर का ट्रक होता है, जो कि ना बड़ा ट्रक होता है ना ही छोटा हाथी होता है, मीडियोकर सा ट्रक होता है। तो स्वराज या शायद इसूजू, इस तरीके की, स्वराज का आई थिंक होता है। तो वो इनके पास ट्रक था। तो आमतौर पर जो इनका आना जाना होता था, कोई बहुत बड़ा दायरा नहीं था, 200-300 किलोमीटर के बीच बीच का दायरा होता था। और वो भी ज़्यादा जो हाउस होल्ड थिंग्स होती थी उनको ही करते थे। जो कमर्शियल रॉ मटेरियल वगैरह होते थे उसका कम ही होता था कि समथिंग कोई परमिट होता है, तो शायद उनका कुछ इस तरीके का था। लेकिन अगर हम बिल्कुल मुद्दे की बात करें तो इनको जो फ़ोन आता है वो बेसिकली राजस्थान के एक गाँव का पता था। और उस समय की बात है जब ये तकरीबन 2006 या 7 का दौर चल रहा था। अब ये बेसिकली रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के। तो इनको फ़ोन आता है कि आपने ऐसे ऐसे कुछ फर्नीचर है, तो एक गांव में बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ पर जाकर आपने उस फर्नीचर को करना है, डिलीवर करना है। और बाकी जो डिटेल वगैरह बताएगी कि ये गांव है। इन्होंने पता किया गांव का, तो गांव तकरीबन कुछ इस लोकेशन से जहाँ से इन्होंने उठाकर लेकर जाना था, तकरीबन तकरीबन कुछ 7-8 घंटे का रास्ता था। अब ये इनको जो भी मालिक थे वो उनको कहते हैं कि आप आ जाना, आप उसके बाद हम जो भी सामान वगैरह जो भी ढोने को कहेंगे। तो जो लोकेशन थी यानी जहाँ पर इन्होंने जाना था सामान पिक करने, वो ज़्यादा दूर नहीं थी, आधे घंटे की दूरी पर थी। अब ये पहुंच जाते हैं। ये तकरीबन अराउंड कुछ 11 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं दिन में। और उसके बाद सामान वगैरह लोड होना शुरू हो जाता है, मजदूर सामान लोड करते हैं। हालांकि जब इनका सामान की तरफ ध्यान जाता है तो इनको सामान कोई ना बहुत एक्सपेंसिव लगता नहीं है। मतलब 7-8 घंटे का रास्ता और जो किराया इन्होंने तय पाया था वो मतलब काफ़ी ज़्यादा बनना था। और उस हिसाब से ये सामान को टेढ़ी नज़र से देख रहे थे। कुछ पुरानी कुर्सियां लग रही थी, मतलब ऑल ओवर पुराना फर्नीचर लग रहा था। इन्होंने सोचा होगा कि शायद एंटीक होगा, उसकी वजह से भी होगा। तो सही तरीके से ये अपनी देख रेख में बाद में सेट भी करा देते हैं, ताकि कोई किसी तरीके की कोई तोड़ फोड़ ना हो जाए बीच में, क्योंकि रास्ते आज भी आपको पता ही है कैसे हैं। तो 2006-7 में तो नेचुरली बात है कुछ ज़्यादा ही बुरी हालत होगी। अब जब सारा सामान लोड हो जाता है तो वो जो मालिक होते हैं वो सारा पता बता देते हैं कि फला फला ये गांव है, और इस गांव में आप जब बाएं मुड़ेंगे, बाएं मुड़ के आगे आगे आप जाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर जाकर आपको एक बहुत बड़ा एक वॉल मिलेगी। और उस वॉल में ना बिल्डिंग जो है वो नई तामीर हो रही है। पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग तामीर हो रही है। और अभी मतलब शुरू हुई है, जैसे कहते हैं ना, उसकी नींव डली है और पिलर्स वगैरह पड़ने शुरू हुए हैं। तो आप ऐसा काम करना, आप रात के समय में सफ़र शुरू करना। और 7-8 घंटे का सफ़र है, एक तो आपका सफ़र भी थोड़ी जल्दी कट जाएगा और आप एक सुबह सुबह पहुंच जाएंगे। तो ये पूछते हैं कि रात के समय में क्यों? अभी तो तकरीबन कुछ 1-1:30 बजा है, कुछ समय लोडिंग करने में लगा था। अगर मैं 1-1:30 बजे जाता हूँ तो मैं वहाँ पर ना ना करते भी 9 बजे तक पहुँच जाऊँगा। अरे भाई, वहाँ पर मजदूर वगैरह कम होंगे ना उस समय। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं भी हाथ डलवा दूंगा साथ में।
अब इनको लालच था कि भाई मैं रात को पहुंचूंगा 12 बजे तक फ्री होके, सुबह आके तो फिर मैं अगले दिन को काम करूंगा। वहीं अगर मैं अगले दिन मतलब रात को जाता हूँ, सुबह पहुंचूंगा, स्नान करके वापसी आते आते मुझे शाम हो जाएगी, तो मेरा अगला दिन भी खराब हो जाएगा। लेकिन अब थोड़ी सी जो मालिक है उसकी आवाज में थोड़ा सा कड़वापन आ रहा था, और कह रहा था कि देखो भैया, हम आपको कह रहे हैं ना कि आप रात को सफर करना, दिन के समय मतलब वहां पर आराम से आप फिर चल पड़ना। अब इनको लगता है कि यार पता नहीं ये क्या मुसीबत है, ये अलग ही डिमांड है, मेरी मर्जी भाई, जब मैं मर्जी जाकर डिलीवर करूं पहले कर दूंगा तो अच्छी बात है। अब ना ये कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर मैं अब सारा दिन क्या करूं भाई, आपने सामान लोड करा दिया, तब तक मैं कहीं और हो आता। अरे नहीं नहीं, आपको हमने पैसे तो उचित दे दिए हैं, तो आप उस हिसाब से करो ना। यार ये सोचते हैं कि भाई ठीक है। अब ये ट्रक लेकर चल पड़ते हैं, और तकरीबन पास के ही ढाबे पर ये ट्रक रोकते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, और उसके बाद फिर सोचते हैं कि भाई एक काम है, इनको क्या पता लगेगा, मैं अभी निकल जाता हूँ, रात के समय वहां पहुंच जाऊंगा, उसके बाद जगह वगैरह को ढूंढ ढांड के अच्छे तरीके से देखूंगा, ट्रक थोड़ी सी पीछे लगा दूंगा, माहौल चाल देखूंगा, और मजदूरों को कह दूंगा कि सुबह आए हैं तो हमने लोड करवा दिया, मेरी बात मान ही जाएंगे, 50-60 रुपये उनको दे दूंगा, भाई मेरा काम भी चल जाएगा। अब ये सोच के ना, तो ट्रक पे बैठते हैं और सफ़र के लिए निकल जाते हैं। अब जब ये सफ़र के लिए निकलते हैं, तो रास्ते में ये सोचते हैं कि भाई मैं एक काम करता हूँ कि मैं खाना ना खाता नहीं हूँ, खाना पैक करा लेता हूँ, खाने में मुझे टाइम लगेगा, फिर मैं खाना खाऊंगा तो मुझे नींद आएगी, थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, एक काम करता हूँ मैं जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचता हूँ, हो सकता है मेरा काम जल्दी हो जाए और मैं रात के समय निकलूँ, और मैं बाद में फ़ोन कर लूंगा इनको कि भाई मैं थोड़ी सी जल्दी पहुंच गया था और मैंने जल्दी सामान उतरवा दिया। जब सामान उतरवा दूंगा फिर कौन देखता है, छोड़ो परा। अब ये यही करते हैं। तकरीबन थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद ये दोबारा किसी ढाबे पर रुकते हैं, उसको कहते हैं कि भाई जल्दी से खाना पैक कर दे, और उसके बाद फिर ये जल्दी से ट्रक में रखते हैं खाने को और चल पड़ते हैं। अब ये तकरीबन 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 नॉन स्टॉप ही गाड़ी चलाते हैं, बामुश्किल एक आधी बार ये ट्रक रोकते हैं रास्ते में, और उसके बाद चाय वगैरह पीने के लिए, और अब वो पहुंचते हैं अपनी मंजिल की ओर। अब ये दिन ऐसे थे कि ना बहुत ज़्यादा सर्दियां थी ना बहुत ज़्यादा गर्मियां थी। तकरीबन तकरीबन ये रात के 10 साढ़े 10 बजे इनको पहुंचते पहुंचते लग जाते हैं उस गांव के पास। अब बीच में ट्रैफिक भी थी, सड़कें वगैरह भी खराब थी, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, और दिन के समय में ट्रैफिक ज़्यादा होती है। अब ना ये जब उस पॉइंट पे पहुंचते हैं तो इनको ना गांव का बोर्ड नजर आता है। अब वो गांव का बोर्ड लगा हुआ था और नीचे थोड़ा सा खुरदरा हुआ था। अब उसी बोर्ड के बिल्कुल थोड़ी सी आगे जाके लेफ्ट साइड को एक सड़क मुड़ती थी। अब इनको जैसे उन्होंने कहा था कि हाँ भी वो गांव है, लेफ्ट साइड में सड़क मुड़ेगी, अब ये सड़क की तरफ मोड़ लेते हैं गाड़ी। अब जैसे जैसे ये गाड़ी मोड़ते जा रहे थे ना, तो इनको थोड़ी सी दूर से एक दीवार नजर आ रही थी। अब जो ये दिन चल रहे थे, यानी 2 दिन बाद अमावस थी, जो चंद्रमा की रोशनी थी, चंद्रमा की रोशनी थी वो बहुत कम थी, यानी कि अगर लाइट्स बंद हो तो बहुत कम नजर आए। इसलिए अब ट्रक की रोशनी में तो इनको वो दीवार अच्छे से नजर आ रही थी, और इनको महसूस हो रहा था कि यही वो जगह है। अब ना ये उसके बिल्कुल पास खड़ी करते हैं गाड़ी, और ट्रक से उतरते हैं, देखते हैं कि कुछ लोग थे वहां पर, एक भर्ती जैसे कोई चीज को तोड़ा गया हो और उसका मलबा पड़ा हो, वो पड़ा हुआ था। और कुछ लोग थे, एक पेड़ था, शायद पीपल का था, इनको तब कंफर्म नहीं था, एक पीपल का ही अगर हम मान के चलें तो पेड़ था, वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे, और आसपास कुछ लोग, कुछ इधर घूम रहे थे कुछ उधर घूम रहे थे। इनको लगा कि यही होगा, और मालिक झूठ बोल रहे थे कि रात को तो मजदूर कम होंगे, यहाँ पर जो मजदूर हैं, मुझे तो अगर मैं सही तरीके से देखूं तो कम से कम 15 से 20 मजदूर तो ये आदमी डालकर लग रहे हैं। अब जो वो आदमी बैठे थे ना, वो ट्रेडिशनल राजस्थानी अटायर में बैठे थे, और ये धीरे धीरे उतर के जाकर उनको बोलते हैं, ये अभी बिल्डिंग नई गांव वाली यहीं पे बन रही है ना?" तो वो ना बड़ी हैरानी से इनकी तरफ देख के कहते हैं, "आप कहाँ से?" तो वो मालिकों ने इनका सामान फर्नीचर का भेजा है, तो अभी मैं ट्रक अंदर कर लूँ? तो वो कहते हैं, "हाँ कर लो।" इतनी ज़्यादा बात होती नहीं, खुश हो जाते हैं। तो ये कहते हैं, "हाँ लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे।" बोलो। मालिक को ना आप बताना कि मैं रात के समय में आ गया हूँ,
दरअसल उन्होंने कहा था कि आप सुबह पहुंचना यहाँ पे, तो आप मतलब ये मत कह देना कि मैं रात के आ गया हूँ, देखो मेरा ना सामान थोड़ा सा खाली करा देना, आपको पता दिहाड़ीदार बंदा हूँ, अगले दिन और दिहाड़ी लगाऊंगा। तो कहते ठीक है, लेकिन रात को नहीं आना था। अब जब ये सुनते हैं तो कहते हैं क्यों क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। ये हंसते हैं कि ठीक है, वैसे ही मजाक कर रहे होंगे। फिर ये ट्रक जो है वो ट्रक पर बैठते हैं, घुमा के दोबारा अंदर चार दीवारी में लेकर जाते हैं, और दरवाज़ा जो है वो मतलब दोबारा घुमा के ट्रक का जो मुखड़ा है वो फिर मेन जो है वो बाहर दरवाजे की तरफ कर देते हैं, ताकि सुबह सीधा लेकर निकल जाए। अब इनको भूख काफ़ी लगी हुई थी, तो ये अपना खाना बाहर निकालते हैं उन, और जो आदमी उसके पास लेकर जाते हैं, और वो कहते हैं जी खाना खाएंगे आप? तो कहते हैं नहीं नहीं, हमने खा लिया है। तो शेयरिंग के लिए तो चलो एक सुलह तो मारनी होती है, तो ये फिर क्या करते हैं, जैसे ही अब खाने का पैकेट खोलते हैं इनको बड़ी गंदी सी स्मेल आती है। बेसिकली खाना खराब हो चुका था। अब ये कहते हैं धत तेरे की यार, ट्रक में एसी तो होता नहीं है, और इतना लंबा सफ़र, इनके ध्यान में इतना आया नहीं कि भाई खाना खराब भी हो सकता है, और सच में खाना बहुत जल्दी खराब हो चुका था। अब इनको भूख लगी हुई थी, और भूख से इनका तकरीबन हाल बुरा था। तो ये अब शक्ल देख रहे थे कि शायद इनके पास कुछ खाने को हो। तो ये कहते हैं कि भाया कुछ खाने को है? तो ये कहते हैं हाँ ना, खाने को है, लेकिन तुम खा लोगे? तो ये कहते हैं बताइए, खा लूँगा, सब कुछ मांस है। अब ये बेसिकली प्योर वेजिटेरियन थे, कहते नहीं नहीं नहीं, मांस नहीं मैं खा सकता। पास में एक नलका लगा हुआ था, तो ये कहते चलो मैं पानी पी के अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। अब ये पानी पी रहे थे, और जितना हो सकता पानी पी के उनका पेट पूरी तरीके से फुल हो चुका था। अब ये कहते हैं कि आप थोड़ी देर तक हम ना सामान उतरवाना शुरू कर देंगे, और तब तक ना मैं बाहर का राउंड मार आता हूँ, थोड़ा सा हल्का महसूस करूंगा। अब वो जो आदमी था ना, वो बड़े अजीब तरीके से इनकी तरफ देख के कहता है यहाँ तो बच जाओगे, बाहर नहीं बच पाओगे। अब जैसे ही ये बात सुनते हैं, ये थोड़े से हैरान रह जाते हैं कि कहने का मतलब क्या। तो कहते हैं मैं समझा नहीं। मत जाओ, कह रहा हूँ मत जाओ। अब इनको लगता है कि पता नहीं कोई जानवर वगैरह का हो चक्कर, कुछ ऐसा हो सकता है, तो ये जल्दी से ट्रक पे चढ़ते हैं। तो एक बड़ी सी रोड थी इनके पास, तो ये कहते हैं अरे बाबा कोई बात नहीं, हमारे पास भी हथियार पूरे पूरे रहते हैं। उसके बाद बाबा भी किसी तरीके का कोई जवाब नहीं देते, और ये उस चार दीवारी से बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। अब ये जिस तरफ जा रहे थे ना, यानी कि जिस तरफ गाँव से इन्होंने एंटर किया था, उसके इन्होंने चार दीवारी में जो भी अपना ट्रक वगैरह खड़ा किया, अब ये और अंदर की तरफ जा रहे थे। और एक गांव की जो इनको बिल्कुल एक आधी लाइट नजर आ रही थी, जो बीच की सड़क थी, शायद वो मेन गांव की तरफ जाती थी। अब ये उस झाड़ियों की तरफ धीरे धीरे जाना शुरू करते, जो फिलहाल उनको तब नहीं लग रहा था कि ये यहाँ पर झाड़ियां होंगी। अब ये धीरे धीरे जाते जा रहे थे। कुछ समय बाद इनको ये महसूस होना शुरू हुआ कि ये अकेले नहीं चल रहे हैं, इनके साथ कोई और भी चल रहा है। अब ये थोड़ा सा हैरानी से इधर उधर देखते हैं कि भाई ये कौन चल रहा है। तो थोड़ा देर चुप हो के देखने लग पड़ते हैं, लेकिन कोई नहीं था। इनको लगा था कि शायद वो लोग पीछे आ रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। उसके बाद क्या होता है कि ये थोड़ी सी और आगे चलते हैं, तो इनको अब ऐसा लगता है कि झाड़ियों में से ना कोई चीज हिल रही है। अब इनको इस चीज का अंदेशा हो चुका था कि कोई जानवर वगैरह ना हो, कुत्ता वगैरह हुआ तो भाई शिकारी कुत्ते होते हैं तो मुश्किल हो जाएगी। अपनी रोड को ही अच्छे से थाम लेते हैं। जैसे ही थोड़ी सी पीछे इनको अचानक से महसूस होता है कि सच में कोई मेरे पीछे आ रहा है, ये बिल्कुल पीछे घूम के देखते हैं, तो पीछे कोई नहीं था। अब थोड़ी सी इनकी धड़कन काबू में आती है, लेकिन इससे पहले ही ये संभल पाते, इनको महसूस होता है इनके बिल्कुल पीछे कोई खड़ा है। इस बार जब ये तेजी से घूमते हैं तो सच में कोई खड़ा था, लेकिन ऐसी चीज जो साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ और सिर्फ परछाइयां और उनकी चमकती आंखें। अब जैसे ही ये उन परछाइयों को देखते हैं, वो परछाइयां अचानक से मुंह अपना खोलती हैं, दहाड़ती हैं। इनको मालूम पड़ चुका था कि वो बाबा क्यों इनको मना कर रहे थे, और ये जल्दी से भागते हैं, दौड़ लगाते हैं, जितनी तेज हो सकता है ये दौड़ लगाते हैं। और इनकी किस्मत अच्छी थी, ये उस चार दीवारी के अंदर आ जाते हैं। अब जैसे ही ये चार दीवारी के अंदर आते हैं, तो ये जो बाबा थे उनके बिल्कुल पास आकर गिर जाते हैं, और बाबा इनकी तरफ देखकर बड़े अजीब तरीके से हंस रहे थे। ये कहते हैं वो क्या है? तो वो पीछे ही मुड़ के देखते हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं? वो परछाइयां, कहा था ना मत घूमने जाना, कहा था।
यहाँ बच जाओगे, वहां नहीं बच पाओगे। ये इनको बात फिर समझ में नहीं लगी। मुझे उम्मीद है कि शायद फिलहाल आपको भी ये बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन बहुत जल्दी इस चीज का पता लग जाएगा। अब ये कहते हैं कि बाबा वो क्या है, बस कुछ चीजों का राज ही रहने दो। जाहिर थी चीज पर कोई बाहरी हवाएं, कुछ परछाइयां वगैरह होती होंगी, लेकिन एक बड़ी अजीब बात थी कि वो जो परछाइयां थी वो इस चार दीवारी के अंदर आ नहीं रही थी। खैर, अब ये डिसाइड कर चुके थे कि भाई मैं किसी भी हालत में इस चार दीवारी से बाहर नहीं जाऊंगा। अब क्या होता है कि जब कुछ देर बाद इनकी सांस में सांस आती है, तो ये कहते हैं बाबा को कि बाबा, वो आप छोटा सा फिर काम करवा देंगे? हाँ बोलो। ये सामान उतरवा दीजिए। हाँ हाँ। तो ये ना, जो वो लोग थे, मतलब अब वहां पर तो अंधेरा था। अब जैसे ना कोई इंसान वैसे ही चहलकदमी कर रहा होता है, कोई इधर चल रहा होता है, कोई उधर चल रहा होता है, इस तरीके से चल रहे थे। और अब ये जैसे ही वो बाबा ने आवाज दी तो एकदम सारे, जैसे आर्मी में होते हैं ना, बिल्कुल हो गए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। तो कहते हैं अरे इनका सामान उतरवा दो। तो वो जैसे बिल्कुल ऑर्डर फॉलो करते हुए धीरे धीरे दरवाज़ा खोलते हैं पीछे ट्रक का, और पहला ही जो, जैसे कोई कुर्सी होती है उसको खींच के नीचे पटकते हैं। और ये कहते हैं ओ क्या 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 कर रहे हो, अरे टूट जाएगी। अब जैसे ही वो नीचे पटकते हैं सभी हंसने लग पड़ते हैं। दूसरा, इससे पहले इतनी बात ये कर पाते, दूसरा भी उनकी कुर्सी को पटक के नीचे। तीसरा भी, अरे ये सारा सामान बाबा तोड़ देंगे। बाबा भी इनकी बात को, मतलब वो सारा सीन देखकर हंस रहे थे, उनको रोक नहीं रहे थे। अरे बाबा ये क्या पागल कर रहे हैं, रहने दो सामान, मैं खुद ही उतरवा दूंगा, रहने दो। ये उनके पास जाते हैं। अब जैसे ही उनके पास जाते हैं, चेहरे उनके कुछ अजीब थे, मतलब कोई हाव भाव नहीं चेहरे में, कोई बहुत ज्यादा नहीं, और जैसे आंखें बड़ी सूजी सूजी सी आंखें थी। और ये उनको पीछे करते हुए दोबारा से उसका, वो जो ट्रक का है वो उसको कर देते हैं, और जो वो कुर्सियां थी उसको ऊंचाई से नीचे कर देते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत ही टूटी लग रही थी। तो इनको गुस्सा था कि भाई जितना नुकसान हो गया हो गया। अब ये ना फिर बाबा के पास आकर बैठ जाते हैं, और ये कहने लग पड़ते हैं, शिकायत करने लग पड़ते हैं कि बाबा देखो ये क्या कर रहे हैं, पागल है ये, किस तरीके से ये कर रहे हैं, ऐसा वैसा। और बाबा बस हंसे जा रहे थे। कुछ ही देर में सामने का जो माहौल था वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया। वो कैसे? अब ये देख रहे हैं कि जो बिल्कुल आसपास नॉर्मल चहलकदमी कर रहे थे, वो खुद ब खुद ही अजीब से तरीके की हरकतें कर रहे हैं। कभी कोई एक दूसरे को मार के हंस रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये ना कह रहे हैं कि बाबा ये क्या पागलपन सब कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बस रात के समय में ही तो इनको आज़ादी मिलती है, नहीं तो सारे दिन ये पड़े रहते हैं। इनको बात अजीब लगती है कि सारे दिन पड़े रहते हैं, भाई मजदूर लोग हैं, मजदूर लोग तो दिन में काम करेंगे, रात को उल्टा इनको थोड़ी सी रेस्ट मिलेगी। तो ये कहते हैं कि बाबा मैं बात समझा नहीं। समझ जाओगे बेटा, थोड़ी सी आगे तो जाओ। अब ये ना थोड़ा सा बाईपास करते करते आगे की तरफ चलना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे इनको समझ आ रहा था कि ये कहाँ पर है। वो जो मलबा पड़ा हुआ था वो पास की ही बिल्डिंग का, शायद एक मंजिला बिल्डिंग का मलबा तो होगा जो तोड़ी गई थी, लेकिन उस मलबे के आगे कब्रें थी, बहुत सारी कब्रें। अब जैसे ही ये कब्रों की तरफ देखते हैं इनको पता लग चुका था कि ये और गलत जगह पर आ चुके हैं। अब ये बाबा की तरफ देखते हैं, बाबा की शक्ल भी कुछ पतली पतली लग रही थी दूर से, कुछ ज़्यादा ही बड़े लग रहे थे। और अब कुछ हंसने की आवाज़ें आ रही थी जो किसी इंसान की तो हो नहीं सकती थी। ये जान चुके थे कि ये बस मुर्दों के बीच में फंस चुके हैं। ये धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि मैं जैसे 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 करके ट्रक के पास पहुंचूं। ट्रक के पास पहुंचते हैं। अभी तक कोई भी इनको इतने ध्यान से देख नहीं रहा था, कि मानो जैसे शायद इनको एक मौका दे रहे थे जाने का। जैसे ही ट्रक का सेल्फ मारते हैं, अचानक से मानो जैसे सभी एक्टिव हो जाते हैं, सभी जाग जाते हैं। अब इनको आवाजें अपनी तरफ आती जा रही थी, और ट्रक जो थोड़ा छोटा सा गड्ढा था उसमें शायद टायर था, जिसकी वजह से ट्रक को निकलने में कुछ सेकंड लगे। अब ये ट्रक भगा रहे थे, अचानक से ना जाने क्या होता है कि जैसे ही ये, गेट तो था नहीं, उस चार दीवारी के मुहाने पर आते हैं, स्टीयरिंग इनका मुड़ता है और ट्रक सीधा दीवार से टकरा जाता है। अब ट्रक फिलहाल चलने की स्थिति में था नहीं, और इनकी जान पर नहीं थी। ये जल्दी से ट्रक से गिरते गिरते उतरते हैं, और अब जल्दी से चार दीवारी के बाहर चले जाते हैं।
ये देख रहे थे कि वो मुर्दे चारदीवारी के बाहर नहीं जा रहे थे। और वो बाबा कह रहा था, चारदीवारी के अंदर रहोगे तो बचे रहोगे, बाहर नहीं। शायद अब आपको समझ आने वाली है कि क्या हुआ होगा। जैसे ही वो चारदीवारी पार करते हैं, वो परछाइयां इनका फिर से पीछा करना शुरू कर देती हैं। अब इनके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था। वो दूर से जो एक लाइट, सिर्फ और सिर्फ एक लाइट नजर आ रही थी, उस लाइट की तरफ भागा जाए, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो एक इशारा था कि उस तरफ कोई ना कोई आबादी हो सकती है। नहीं तो दूर दूर तक कोई भी लाइट नजर नहीं आ रही थी। इसलिए अब ये उसकी तरफ भागना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे भागते जा रहे थे, मानो इनके पैरों में कोई जंजीरें बांधे जा रहा था। इनकी चाल कमजोर होती जा रही थी और इनको अपने पीछे गुर्राने की आवाजें आ रही थी, जैसे मानो कोई शिकार कर रहा है इनका, और कुछ ही देर में इनको लपक लेगा और इनकी बोटी बोटी खा जाएगा। लेकिन ये हिम्मत नहीं हारते। ये भागते भागते गांव के मुहाने तक पहुंचते हैं। पहले घर का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कोई नहीं खोलता। ये चिल्लाए जा रहे थे, अरे कोई दरवाजा खोलो। सारा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। ये घर दर घर दरवाजा खटखटाए जा रहे थे, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। और आखिर में ये पहुंच जाते हैं उस जगह की ओर जहां पर वो लाइट जल रही थी, और वो था मंदिर। मंदिर के गुंबद की लाइट जल रही थी। अब ये वो मंदिर में जैसे एक छोटी सी दीवार थी और आगे जाके मंदिर था। ये जल्दी से उस दीवार को फांदते हैं और जहां पर मूर्ति बनी होती है, दरवाजा तो बंद था क्योंकि विश्राम किया जाता है, लेकिन वहां पर आकर ये गिर जाते हैं। और ये एक चीज को गौर करते हैं कि जो परछाइयां थी उस दीवार से आगे नहीं बढ़ पा रही थी, और अपने शिकार के छीने जाने का गुस्सा साफ तौर पर उनके हाव भाव में नजर आ रहा था। लेकिन ये अब फिलहाल के लिए बच चुके थे, और फिलहाल के लिए इनको यही सही लग रहा था कि यहाँ से ये टस से मस ना हो। कुछ समय बाद सुबह होने शुरू होती है। सबसे पहले पंडित जी आते हैं। ये बड़ी बुरी हालत में थे, दुबक कर बैठे हुए थे। जैसे ही पंडित जी आते हैं, ये जल्दी से पंडित जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, मुझे बचा लो मुझे। पंडित जी कहते हैं, क्या हुआ? ये सारा किस्सा पंडित जी को सुनाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। तो पंडित जी कहते हैं कि घर का किसी का दरवाजा बेटा खटखटा देते। तो ये गुस्से से कहते हैं, पंडित जी हर एक घर का दरवाजा मैंने खटखटाया जो इस मंदिर के रास्ते में था, लेकिन एक जाने ने भी वो दरवाजा नहीं खोला। पंडित जी कुछ हैरान थे, लेकिन शायद वो कुछ समझ भी रहे थे। अब वो पंडित जी इनको मंदिर में बिठाते हैं, मंदिर का सारा कार्य करते हैं और कहते हैं कि अब तो डरने की जरूरत नहीं, भगवान की शरण में हो। और कुछ समय बाद कुछ लोग आना शुरू हो जाते हैं, और उनमें से वो भी लोग थे जिनका घर का दरवाजा इन्होंने खटखटाया था। पंडित जी पूछते हैं, लेकिन सभी कह रहे थे कि भाई हमें पता ही नहीं कोई दरवाजा खटका है। ना ही हमें किसी की चीखने की आवाज आ रही थी, ना ही किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अगर एक दो कोई कहता तो झूठ माना जा सकता था, लेकिन कम से कम इन्होंने 10 से 12 घरों का दरवाजा खटखटाया। एक पर्सन ने भी नहीं माना कि हमारे घर का दरवाजा खटका है। शायद उन परछाइयों का माया जाल इतना था। अब इनको पता लगता है कि जो वो कब्रिस्तान है वो भूतिया कब्रिस्तान है, और जहाँ के मुर्दे हैं रात के समय में जिंदा होते हैं, शिकायतें मिलती हैं। लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ पर वो जो मुर्दे हैं वो बस परेशान करते हैं, किसी को तंग करते हैं, किसी को मारते नहीं हैं। लेकिन उस कब्रिस्तान के आगे आगे जाकर एक खंडरनुमा घर है। कहा जाता है कि वहाँ पर कुछ परछाइयाँ हैं जो इंसानों का शिकार सच में करती हैं। अब सुबह जब ये जाते हैं तो ट्रक इनका बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त नहीं था, चलने की हालत में था। तब तो इनको लग रहा था कि ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया। और ये भी पता लगता है कि ये गलत गांव में आ गए थे, क्योंकि जो वो बोर्ड लगा हुआ था गांव का, उसके नीचे जो खुरदरा सा चीज़ मिटी हुई थी जो उनको रात को ज़्यादा नजर नहीं, वहाँ से गाँव तकरीबन 7-8 किलोमीटर आगे था। वहाँ पर नीचे लिखा भी होगा 7-8 किलोमीटर का फासला। तो अब ये थोड़ा से शर्मिंदा थे, लेकिन ये ट्रक चलाकर जैसे तैसे वहाँ पर पहुँचते हैं। वो नॉर्मल बिल्डिंग थी जो बन रही थी। ये जल्दबाजी में गलत जगह पर आ गए थे। जैसे मैंने कहा, काली हग टोए, और सामान वहाँ पर पहुँचाते हैं। और सबसे हैरानी वाली बात कि जो सामान जब उतारना शुरू करते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि जब वो एक दो जो कुर्सियाँ थी वो इन्होंने क्षतिग्रस्त कर दी थी, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल पड़ी हुई थी, जिस बात की इनको तसल्ली थी। अब ये मालिक से किसी तरीके की कोई बात नहीं करते। उसका कारण ये है कि मालिक के अनुसार सुबह ही सामान पहुंचाना था। सामान सुबह पहुंचा दिया।
सामान बिल्कुल ठीक ठाक था। हाँ, ट्रक इनका क्षतिग्रस्त हुआ था, बहुत ज़्यादा लाइट वगैरह टूटी थी, कोई बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ था, लेकिन सबक इनको बहुत बड़ा मिल चुका था कि अगर कोई इशारों में भी बात कहे तो उसको समझ आना चाहिए, हर बात साफ मुंह पर नहीं कह दी जाती। ये हो सकता है इस कहानी का मोरल हो। तो ये कहानी थी, ये किस्सा था नरेंद्र कुमार का। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अब हम शुरू करते हैं अगला किस्सा। लेकिन इससे पहले हम अगले किस्से की शुरुआत करें, आपसे गुजारिश है कि नया एपिसोड अपलोड हो चुका है मेंबरशिप ओनली में, जो कि है एक बच्चे का खौफनाक प्रेत। जिन्होंने भी देखा है, काफ़ी अच्छे इसका अच्छा रिस्पॉन्स आया है, और बेहद ही भयानक और बहुत अजीब किस्सा। तो मात्र 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से भी कम पर डे में आपको मेंबरशिप के अलग से किस्से सुनने को मिलेंगे। अभी तक 1414 किस्से अपलोड हो चुके हैं, और इनका जो सिलसिला है वो यूं ही चलता रहेगा, और एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार होगी जो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए होगी। और आप भी चाहें तो ज्वाइन करके सुन सकते हैं अलग किस्से जो इस चैनल पर कभी भी अपलोड नहीं होंगे नॉर्मल, सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स को ही उसका एक्सेस मिलेगा। तो जल्दी कीजिए और ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप को भी, जो है मात्र 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से भी कम पर डे में। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। अगला किस्सा भी कहते हैं ना कि भाई, जब किसी चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत भी डाउट हो, संशय हो, तो हमें थोड़ा सा एहतियात बरत लेनी चाहिए। क्योंकि बरतेंगे तो अच्छी रहेगी, अगर नहीं करेंगे तो फिर ऐसा ही होता है जो हुआ सुशांत के साथ। अब सुशांत बताते हैं कि ये आमतौर पर स्टडी करने अपने फ्रेंड के घर जाते थे। अब इनका जो फ्रेंड का घर था तकरीबन इनके घर से आधे घंटे की दूरी पर था, बड़ा शहर था। तो इनके फ्रेंड के इनके साथ फैमिली रिलेशन थे, इनकी फैमिलीज भी आपस में एक दूसरे से अच्छी तरीके से मिलती रहती थी। और कभी कभी जैसे कोई एक फैमिली ने कहीं जाना हो तो ये मतलब एक दूसरे के घर चले जाते थे। इनका जो फ्रेंड था उसका नाम था हिमांशु। अब ये क्या करते हैं कि एक रात की बात होती है कि हिमांशु, यानी कि इनका जो फ्रेंड है, ये उनके घर गए थे। हिमांशु, सुशांत और हिमांशु का एक छोटा भाई था। ये तीनों जाने होते हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं किसी आउट ऑफ स्टेशन गए थे दोनों के पेरेंट्स, तो इन्होंने सोचा था कि चलो हम हिमांशु के घर ही रुक जाएंगे। अब क्या होता है कि एक ही दिन पहले इन्होंने यूट्यूब से देखकर एक चीज बनाई जो कि घर पे भी बन जाती है, वो था विजी बोर्ड। अब आप समझ गए होंगे कि क्या करने जा रहे थे ये। अब ना ये मजाक मजाक में क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि भाई होता तो इससे कुछ नहीं है, सारा प्रोसीजर तो फॉलो कर लेते हैं, और ये सोचते हैं कि हम जो हिमांशु है उसको छोटे भाई को खूब डराएंगे और देखेंगे, इसका मजा लेंगे। होता क्या है कि जो घर का नौकर होता है ना, वो वैसे बेसिकली गांव का होता है। अब उसको काका बोलते थे, जो पहले काका ही बोलते थे, तब इनको भी ये काका ही बोलते थे। तो हिमांशु कहते हैं काका, हम ना आपने खाना वगैरह बना दिया तो आपने जाना, जाओ, हम बस खेल खेलने लगे हैं। तो ये काका कहते हैं कि कौन सा खेल। काफ़ी अच्छा, मतलब ऐसा नहीं था कि जैसे होता ना कि ऑर्डर देते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं था। तो वो कहते हैं कि अरे काका, एक ना वीजी बोर्ड होता है, वो हमने खेलना है। तो काका बड़े भोलेपन से कहते हैं कि बेटा हमारे ज़माने में तो लूडो होती थी, तो ये कौन सा बोर्ड आ गया। तो ये कहता है काका वीजी बोर्ड, इससे ना आत्माओं को बुलाया जाता है। तो एकदम से ना काका के चेहरे के हाव भाव कुछ चेंज हो जाते हैं और कहते हैं सच कह रहे हो। कहते हैं हाँ, तो दूर रहो इस चीज से, बिल्कुल नहीं करना। ये ना हैरानी से, अरे काका क्या हो गया, डर गए? डर नहीं गए बेटा, ऐसी चीजों से दूर आ जाता है। अरे काका आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सच में होता है। अरे कुछ नहीं होता, ये खेल है। पक्का खेल है ना? हाँ काका सच कह रहे हैं, ये खेल है, ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये गेम होती है। अब हिमांशु का छोटा भाई भी था, वो थोड़ा सा एक्साइटेड था पहले। अब काका कहता चलो ठीक है। बेचारे भोले थे, मान जाते हैं, काका चले जाते हैं। अब घर में ये तीनों जाने थे। होता क्या है कि ये वीजी बोर्ड बना चुके थे और तीनों जाने बैठे हुए थे, और जो प्रोसीजर करते हैं कि हाँ भी यहाँ पर कोई आसपास आत्मा है। इन दोनों ने पहले ही प्लान किया था कि ये थोड़ा सा आवाज़ें वगैरह निकालेंगे, जैसे करेंगे वो देखो क्या है, तो पीछे से एक बंदा आवाज़ निकाल के, क्या किसने निकाली, समझ सकते हैं आप। इस तरीके से करके ना शुरू शुरू में ये पूरे तरीके से डरा देते हैं छोटे भाई को, और छोटे भाई को
मतलब कहता है मुझे नहीं पता, रोने लग पड़ता है, मैं घर में मम्मी को फ़ोन कर देता हूँ। जब वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है तो ये कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो ऐसा कर हम तुझे सुला कर आते हैं। अब तो वो वही सोने को भी तैयार नहीं था, तो कहता भी मैं तो तुम्हारे साथ सोऊंगा, मैं तो डर रहा हूँ। तो ये कहता चल ठीक है यार समेटते हैं इसको। अब ना वो हिमांशु अपने भाई को संभाल रहा था, अचानक से जो पड़ा होता है, जो भी सामान पड़ा होता है, एकदम से हिलता है। तो सुशांत कहता है अरे तूने कुछ नोट किया? तो कहता क्या नोट किया, कुछ हिला यार? कहता नहीं यार मुझे तो कुछ नहीं लगा। कहता अच्छा सच कह रहा है? हाँ सच कह रहा हूँ। तो मुझे लगा। अरे यार तू मजाक शुरू करता, मैं सच कह रहा हूँ माँ कसम यार, नहीं सच कह रहा हूँ। पता नहीं यार मेरे हिसाब से तो नहीं। अब ना ये सीमेंट वगैरह देता है सारा सामान, और उसके बाद नॉर्मल कुछ नहीं होता, ये सोने चले जाते हैं। अगले दिन इनके पेरेंट्स आते हैं और बाद में ये अपने घर चले जाते हैं। तकरीबन 20 दिन बाद ये प्लान बनाते हैं कि आज तो भाई सुबह सुबह ही हमारे साथ आ जा, और हम ना स्टडी करेंगे और रात को फिर देखेंगे कोई मूवी नाइट करेंगे, मूवीज वगैरह कुछ देखेंगे। तो सुशांत हिमांशु के घर चला जाता है। सारे दिन ये थोड़ा बहुत प्ले करते हैं, प्ले स्टेशन खेलते हैं, आउटडोर गेम्स भी कुछ खेलते हैं, और उसके बाद फिर शाम के समय में ये पढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब फिलहाल के तौर पर किसी को कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तकरीबन तकरीबन कुछ 7 साढ़े 7 बजे इनके फादर आते हैं और वही सरप्राइज देते हैं कि हम एक नई मूवी देखने जा रहे हैं, मैं टिकट्स लेकर आया हूँ। अब उनको नहीं पता था कि सुशांत आए हुए हैं, और अरे बेटा तुम भी आए हो, चलो मैं ऐसा करता हूँ तुम्हारी टिकट भी बुक कराता हूँ। अरे नहीं 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 अंकल मैं नहीं जाऊँगा। तो अरे नहीं नहीं बेटा बुक करा देते हैं ना टिकट, ऐसी कोई बात नहीं। अब वो ऑनलाइन देखने लगते हैं तो वो स्लॉट सारा बुक हो चुका था। अब आंटी जो थी यानी कि हिमांशु की मदर थी, कहते नहीं ठीक फिर हम भी नहीं जाते। तो वो कहते हैं नहीं आप आंटी मेरे लिए थोड़ा ऐसा कर सकती हैं, आप जाओ। तो हिमांशु कहता है कि चलो ऐसा करते हैं कि तुम तीनों जाओ, आप तीनों जाओ और हम दोनों रुक जाते हैं। तो वो भी, अब उसको ओड लग रहा था सुशांत को कि भाई मेरे वजह से ये मिस कर रहा है। तो सुशांत कहता है कि अरे भाई आप इतना क्यों कर रहे हो, 2.5-3 घंटे की मूवी है, आधा घंटा आपको जाने में लगेगा, आधा घंटा आने में लगेगा, 3-4 घंटे में आप आ जाओगे। मैंने सामान वगैरह तो अपना लेकर आया हूँ, आप ऐसा करो आप आराम से मूवी देख कर आओ। मैं सच में, आपको पता है कि बॉलीवुड की मूवीज तो देखता नहीं हूँ, मैं अपना वर्क करता हूँ और उसके बाद मैं सोने चला जाऊंगा। आप जब आओगे मुझे फ़ोन कर देना, इनकेस ना उठा तो मैं उठ के दरवाज़ा खोल दूंगा। नॉर्मल बात थी, कभी ऐसा जैसे मैंने कहा कि फैमिली रिलेशन थे, तो कभी किसी तरीके का कोई ऐसा हुआ नहीं। तो वो कहते ठीक है बेटा, अब थोड़े से वो भी कर रहे थे महसूस कि बच्चा घर पे आया है और हम उसको घर पे छोड़ के और खुद जा रहे हैं मूवी देखने, लेकिन अब क्या भी किया जा सकता था, वो चले जाते मूवी देखने। अब सुशांत कहते हैं कि मैं, मतलब नॉर्मल मुझे कभी भी अपने घर पे भी अकेले डर नहीं लगा, और जब कई बार हिमांशु और मैं दोनों अकेले होते थे हमें भी कभी घर पे ऐसे कभी डर नहीं लगा। और उनका घर बड़ा, इसकी वाइब बड़ी अच्छी वाइब थी घर की, कोई ऐसा नहीं था कि जैसे हो सकता है कि भाई किसी को डर लगता है ना, खास तौर पे घर पे। अब एग्जाम्पल के तौर पे मुझे, जैसे मेरा घर है, मुझे अपने घर की वाइब बड़ी अच्छी लगती है, मुझे कभी भी अकेले में डर नहीं लगा। तो इस तरीके का होता है कईयों घरों का। अब ना ये पहले सोचते हैं कि चलो मैं प्ले स्टेशन खेलता हूँ, और प्ले स्टेशन खेलते खेलते अब इनको प्यास लगती है और ये किचन में जाते हैं। लेकिन जब किचन में जाते हैं ना तो एकदम से हैरान हो जाते हैं। उसका कारण ये था कि जो फ्रिज थी वो किचन के बिल्कुल बीचों बीच पड़ी थी। अब नो डाउट कि ये आज सारे दिन किचन में नहीं गए, कोई भी जरूरत थी इनकी आंटी इनको चीज ला कर दे देती थी, या पहले भी कभी कोई स्पेशल कोई किचन में तो नहीं जाता। तो इनको लगता है कि पता नहीं यार इन्होंने फ्रिज को किचन के बीच में क्यों रखा हुआ है, कारण कोई स्पेशल। तो इनको लगता है कोई होगा, कुछ मेंटेनेंस का कुछ होगा, तो उसके बीच में किसी को बुलाया होगा और वो उसने किया नहीं की होगी। ये पानी वगैरह निकाल कर चले जाते हैं। अब ना कुछ समय बाद इनको पानी की बोतल खत्म हो जाती है, प्यास लगती है, और अब फिर से ये जाते हैं। लेकिन इस बार जब ये जाते हैं ना तो अपनी जगह पर थे, जैसे ही ये देखते हैं तो एकदम से ये डर जाते हैं। इनको ये लग रहा था कि भाई मैं पहले ठीक था या अब ठीक हूँ, मेरी आंखों का धोखा नहीं हो सकता भाई ये, कि कैसे ये चीज़ यहाँ पर आ गई। अब ना ये एकदम से मतलब फट पड़े कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये थोड़ा सा डर चुके थे। अब क्या करते हैं कि ये रूम में जाते हैं हिमांशु के और स्टडी करना शुरू कर देते हैं। अब ना दरवाज़ा बिल्कुल धीरे से ओपन होता है, जैसे कोई डेलिबरेटली इसको ओपन कर रहा है। और सबसे खास बात ये थी कि उनका जो दरवाज़ा था बिल्कुल
मतलब साउंडलेस था, मतलब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती थी। कई दरवाजे खुलने की आवाज़ आती ना, तो इनकी तो बिल्कुल नहीं आती थी। अब वो दरवाज़ा जब खुलता है तो थोड़ी सी आवाज़ आती है, जिससे इनका एकदम सिहरन सी दौड़ उठती है। तो ये देख रहे हैं कि कौन है, कौन है। इनको लगता है कि कोई प्रैंक तो नहीं मेरे साथ कर रहे हैं, जैसे हिमांशु आ गए और वो प्रैंक कर रहे हैं मेरे साथ। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं ना, इनको ऐसा लगता है कोई बहुत तेज हवा इनको क्रॉस करके गई है। अब शायद जो चीज़ कुछ दिन पहले इन्होंने की थी वो गुपचुप तरीके से आ चुकी थी, लेकिन उसका जलवा अब शुरू हो रहा था। ये डर के मारे दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ अब इनका शिकार करना शुरू कर चुकी थी। जब ये बैठते हैं तो इनको महसूस होता है कि कोई इनके बिल्कुल साथ बैठा है, क्योंकि जो बिस्तर था वो भी बिल्कुल बेंड हो जाता है, जैसे कोई इंसान बैठा है। ये बेहद डर चुके थे। ये जल्दी से उठ के बाहर की तरफ भागते हैं। जैसे ही सीढ़ियाँ उतरते हैं, 4-5 स्टेप उतरते हैं, अचानक से ऐसा लगता है इनको धक्का लगा है। लेकिन गनीमत ये थी कि ये बिल्कुल रेलिंग को पकड़ लेते हैं और गिरते-गिरते बचते हैं। जैसे ही उल्टे होते हैं तो सामने इनको एक शख्स हँसता हुआ नज़र आता है। ये डर के मारे कंपकपाए जा रहे थे। इनके डर की कोई सीमा नहीं थी। अब ये जल्दी से बाहर की तरफ भागते हैं और बाहर दुबक कर बैठ जाते हैं। ये कॉलोनी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी और सच कहें तो इस घर के अलावा ये किसी दूसरे घर को जानते भी नहीं थे। तो ये दुबक कर बैठे रहते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि कोई जल्दी आ जाए। अब तकरीबन आधा घंटा गुजरता है और ये सोचते हैं कि मैं जल्दी से घर से फ़ोन उठाऊँ और फ़ोन कर दूँ कि भाई मुझे समस्या हो रही है। मैं अपने मम्मी-पापा को फ़ोन करने लगा हूँ और मैं यहाँ पर, मुझे बता दो चाबी वगैरह कहाँ पर, मैं लॉक लगा के चलूँ। अब ये जब दरवाज़ा खोलते हैं ना तो इनको फिर सिंपल वाइब आती है, जैसे बिल्कुल ठीक, बिल्कुल नॉर्मल थी। मतलब कोई भी जैसे कुछ नहीं हुआ होता, और अचानक से गाड़ी की आवाज़ इनको दिल इनका दहला देती है और देखते हैं कि हिमांशु और उसकी फैमिली आ चुकी है। अब ये प्रिटेंड ऐसा करते हैं कि भई कुछ नहीं हुआ, और ये कह रहे थे कि बस मुझे लग रहा था कुछ ठीक नहीं लग रहा था, सफोकेशन हो रही थी, मैं बाहर भी आके वापस आया था कि ये आप आ गए। लेकिन हिमांशु कुछ ना कुछ नोट करता है। खैर अब हिमांशु सोने से पहले उसको पूछता है कि भाई सुशांत कुछ हुआ? कहता नहीं कुछ नहीं हुआ। यार पक्का बता कोई? कहता नहीं नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ। खैर वो रात भी गुजर जाती है। लेकिन तकरीबन तकरीबन 7-8 दिन बाद इनको ये पता लगता है सुशांत के द्वारा कि वो अपना घर चेंज कर रहे हैं। तो ये कहता है क्यों, क्यों नया लेने? कहता नहीं भाई हम तो रेंट पे जा रहे हैं। हुआ क्या? भाई इस घर में बहुत कुछ हो रहा है यार पिछले कुछ दिनों से। फिर वो सुशांत उसको बताता है कि भाई कभी मेरे मम्मी को लगता है कि कोई पीछे चाकू लेकर खड़ा है, कभी पापा रात को जब घर आते हैं वो लॉबी में टीवी देख रहे होते हैं, अचानक से उनका गला पीछे से कोई पकड़ लेता है। एक बार तो मेरे छोटे भाई को किसी ने सीढ़ियों से धक्का दे दिया, और वो तो गनीमत थी काका खड़े थे, और 1-2 स्टेप वो नीचे कर खड़ा हुआ तो काका जल्दी से, आगे से बंदा झुक जाता है ना, उनको भी खुद को चोट लगी लेकिन उन्होंने छोटू को बचा लिया। ऐसे ही मेरे साथ भी ऐसे हुए, मैं रात को सो रहा होता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कोई मेरे साथ लेटा हुआ और कोई हंस रहा है बड़े अजीब तरीके से। भाई हम तो बहुत घबरा चुके हैं, यहाँ पर पक्का कोई चीज़ आ चुकी है। फिर हिमांशु भी अपना सारा किस्सा बताते हैं कि भाई उस रात मेरे साथ ये हुआ था, और कहीं ना कहीं इन्होंने ये गलती कर दी किसी ना किसी को उस घर में बुलाकर। अब जो ये काम था ये मार पड़ने वाला था। तो इनका कहना है कि आज तक हमारे घर के किसी पर्सन को ये पता नहीं लगा कि आखिर उस रात हमने कांड क्या किया था, और छोटे का मुंह हमने चुप करा दिया था चॉकलेट्स वगैरह देकर, तो उसने भी कभी नहीं बताया और उसको यही प्रिटेंड किया था कि हमने तेरे साथ मजाक किया। तो इन्होंने घर रेंट पे लिया और उसके बाद अपना नया घर बना लिया और ये घर भी बेच दिया। लेकिन कहते हैं कि ये घर में भी आई चलाई लगी रहती है, कोई ना कोई आता जाता रहता है, बस मतलब कोई परमानेंट यहाँ पर रह नहीं पाता। शायद जिस चीज को इन्होंने बुलाया था वो घर अब उसका हो चुका है। कोई भी स्टेप हो सोच समझ कर उठाना चाहिए। सारी उम्र की गनीमत, सारी उम्र का वो अभिशाप बन जाता है। ये साउंड फैमिली से थे, इन्होंने घर चेंज कर लिया, वो घर किसी और के पल्ले पड़ गया। ये सह सकते थे लेकिन हर कोई सह नहीं सकता। तो उम्मीद है कि आप भी इन चीज़ों को समझेंगे। खैर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये किस्सा भी बेहद पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने भी कभी अपनी ज़िंदगी में कभी ये कुछ उल्टे सीधे पंगे तो नहीं लिए। अगर लिए हैं तो लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि परिणाम कई बार
बहुत बुरा होता है। खैर, आज का जो कमेंट ऑफ द डे है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो आज का जो कमेंट ऑफ द डे है वो है अनुज श्रीवास्तव जी का, और उन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट नोट किया जो कि शायद मैं मिस आउट कर रहा था, तो कुछ आइडिया भी हो जाता है। तो ये है, अनुज श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि सुनील भाई आप सीरीज बंद मत करना, आजकल शादी का सीजन है, सब बिजी हैं, वापस आकर देखेंगे वीडियो, मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ वीडियोस ड्यू टू लोड्स ऑफ वर्क एंड फैमिली फंक्शंस, मेरे जैसे और भी होंगे, ये बहुत अच्छी स्टोरी थी। तो सच जहाँ तक मुझे लगा है तो मैंने भी इस चीज़ को नोटिस किया, क्योंकि ऑल ओवर थोड़ा बहुत चैनल का दिसंबर में ग्राफ गिरा है, मतलब व्यूज़ के मामले में 10-15% कम चल रहा है। ऑल दो हमने थंबनेल्स पर भी अच्छे से काम करना शुरू किया है और एक चैनल को नई दिशा देने की भी कोशिश की है, उसके बावजूद रिस्पॉन्स थोड़ा सा ठंडा आ रहा है, लेकिन मतलब रिस्पॉन्स ही ठंडा आ रहा है, रिटेंशन और एंगेजमेंट काफ़ी अच्छी आ रही है। तो इससे तो पता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस व्यूज़ में है कि ज़्यादातर, जैसे सही बात है, रात के समय में शादी में डीजे चल रहा होता है तो लोग हॉरर तो सुनेंगे नहीं। तो अनुज जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट नोटिस किया और मेरी नज़र में लाया, और सच में मतलब मैं इस चीज़ पर जब मैंने एनालिटिक्स देखे तो नज़र आ रहा था कि हाँ भी थोड़ा सा गिरा तो है। और एज यू नो कि दिसंबर और तकरीबन मिड जन या जन आखिर तक तो शादियों का ही सीज़न होता है, और तकरीबन रात के समय में ही शादियाँ होती हैं और अलग अलग फंक्शंस होते हैं उससे पहले। तो जैसे अनुज भाई भी कह रहे हैं कि भाई मैं भी नहीं देख पा रहा, तो ये तो मेरे हार्डकोर व्यूअर हैं, तो नेचुरली बात है और भी कई व्यूअर भी समय पर नहीं देख पा रहे होंगे। तो बिल्कुल ठीक बात है। और वैसे भी मैंने सीरीज़ को जारी रखने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि जो पिछला था उसमें ऑल दो थोड़ा सा जो, यानी आपने ये एपिसोड 3 देखा है, चैनल चैप्टर 3, तो इसमें थोड़ी सी ऊपर गया स्पाइक, तो मतलब कहने का मतलब है कि ठीक है आपकी तरफ से भी कोई कमी नहीं है, तो फिर भाई मैं मतलब साथ में वैसे भी ऐसा तो नहीं है ना कि भाई पहली बार में ही अगर पूरी तरह सक्सेस नहीं मिली तो हम काम ही बंद कर देंगे। बट जैसा मैंने पिछली बार में भी कहा था कि सुधार अपने में भी तो देखना चाहिए, तो मैंने भी कई चीज़ों की तरफ देखा और सुधार करने की कोशिश उसमें भी करेंगे। और इसके अलावा कुछ और भी कमेंट्स हैं जिन पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो नीरज जांगरा जी कह रहे हैं भाई मेरे बच्चे की भी एक, मतलब आपके कोई पास भी बच्चे की कहानी होगी, अगर आप बताना चाहो तो मैं आपको बताऊंगा। भाई ज़रूर बताएं, जो ये आपको नज़र आ रहा है, नंबर नज़र आ रहा है, इसमें आप डीएम कर सकते हैं यानी व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप इंस्टा पे भेज सकते हैं या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं लिख के। और अगर आपको लगता है कि बात करने की ज़रूरत है तो एक बार आप थोड़ा सा कहानी का भेज दीजिए किस तरीके की है, तो बात करने की ज़रूरत होगी तो बात भी ज़रूर कर लेंगे। तो बलदेव जी कह रहे हैं भाई जी हमारा नाम भी इस्तेमाल करो, हम भी आपके पुराने सब्सक्राइबर हैं। तो बलदेव जी आई थिंक आप किसी कहानी में कह रहे हैं, तो जल्दी मैं किसी कहानी में भी आपका नाम एज अ यूज़ करूँगा। देन इसके अलावा मुकुंद पटेल जी कह रहे हैं इट डजेंट मैटर यू डू स्पेशल सीरीज और डेली वीडियोस, योर नरेशन इज ऑलवेज बेस्ट अमंग द टॉप यूट्यूबर्स इन हॉरर जॉनर। सुनील भाई शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, थैंक यू सो मच भाई। बस ये है कि थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए क्रिएट करना पड़ता है ताकि आप भी एंगेज रहें, क्योंकि क्या होता है ना कि एक ही स्टाइल में चीज़ करते करते खुद भी इंसान बोर हो जाता है और उसको सुनने वाले देखने वाले भी बोर हो जाते हैं। दैट्स वाई मैंने इसको सोचा कि हम सीरीज में भी लेकर आएंगे। इसके अलावा और भी काफ़ी कमेंट्स हैं जिन्होंने अप्रिसिएशन दिया। अब ऐसे बात है कि मैं अपनी तारीफ बार बार क्या करूं, मतलब सब में तारीफ किया तो आप सबका कलेक्टिवली धन्यवाद। और एक अपने भाई हैं ऑफिशियल मार्कोस, अपने ये गेमर हैं भाई, और इनकी एक बात का मतलब, एक अब हमारे भाई को बुरा लग गया, उन्होंने कम्युनिटी को ही लेफ्ट कर दिया। पता नहीं यार लोगों की सोच कैसी होती है, खैर उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि विकास भाई के साथ पॉडकास्ट कब आएगा। मार्कुस भाई पॉडकास्ट, अब क्या होता है कि एक तो मैं अभी दिल्ली जा नहीं पा रहा, उसका रीज़न ये है कि वहाँ का AQI बहुत ख़राब है। ऑल्दो ऐसा कोई मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको भी पता होगा क्योंकि आप तो रेगुलर व्यूअर हैं भाई हैं। और पिछले तकरीबन 15-20 दिन मेरी चेस्ट कंजेशन बहुत ज़्यादा रही और मुझे बहुत ज़्यादा ज़्यादा ना कभी समस्या कभी किसी चीज़ की हैवी होती नहीं है, लेकिन जब हो जाए ना फिर इतनी जल्दी जाती नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से ठीक होने लगा था, तो तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैं चला गया गलती से,
तो फिर दोबारा से ही जो 80% ठीक हुई थी, फिर दोबारा प्रॉब्लम होगी। फिलहाल के लिए मैं इस वीकेंड में भी नहीं जा रहा, शायद अगले वीकेंड पे जाऊंगा। और हमने कुछ प्लान किया है, वो आपको मैं डीएम में बताऊंगा। कुछ अच्छा प्लान किया जो और एंगेज करेगा और अच्छे तरीके से करेगा, तो उस पर भी काम चल रहा है। लेट्स होप जल्दी से जल्दी लाएंगे। लेकिन पता नहीं विकास भाई के ना चैनल के साथ एक जिंक्स जुड़ गया हुआ है। देखो, पहला पॉडकास्ट मेरा विकास भाई के साथ आया था, वो हिट गया। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया, मैंने चैनल क्रिएट किया और भी पॉडकास्ट किए, बड़े अच्छे अच्छे व्यूज़ गए। लेकिन अब जब भी विकास भाई के पॉडकास्ट पे जाता हूँ, वहाँ पर व्यूज़ ही नहीं जाते। डोंट नो क्या रीज़न है। हालांकि मैं ऐसे टोने टोटकों पे विश्वास करता नहीं, लेकिन एक वो बन जाता है, अजीब से तरीके का माइंडसेट बन जाता है कि पता नहीं क्या बात है। और रवि माजरा भाई, आप कह रहे हैं मान गए भाई, वाह मजा आ गया। सुनील भाई, रवि माजरा भाई, आप ना मुझे लगता है कि शायद थोड़े थोड़े नाराज हो कि कमेंट ऑफ द डे लेने की वजह से आपका नाम कई बार नहीं आ सकता या औरों का नहीं। भैया ऐसा मत सोचो, आप सब मेरे दिल के करीब हैं और इसलिए मैंने स्पेशली आपका नाम ले लिया ताकि आपको बुरा ना लग जाए। खैर, प्लानिंग तो इंसान एटलीस्ट कर ही सकता है, और की भी जा रही है प्लानिंग। और काफ़ी चीज़ें मैं इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अभी ये अंधकार सीरीज़ ख़त्म होगी, उसके बाद फिर जो अगली सीरीज़ होगी ना, वो सच में अभी जो मेरे दिमाग में चल रही है, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। और वो आपको बैक टू द पास्ट लेके जाएगी स्टोरी, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैंने उसको प्लान किया हुआ है। तो अंधकार का एक मिनिमम बेंचमार्क मैंने एक रखा हुआ था, जो चलो शायद आपके साथ तो अभी शेयर नहीं कर सकता, कि एटलीस्ट इतने व्यूज़ तो टोटल इस सीरीज से 1 महीने के अंदर अंदर आने चाहिए। कुल मिला के उसका भी ऑलमोस्ट 70% के आसपास चल रहा है, जो कि नॉट बैड, नॉट सो बैड। जैसा कि अनुज भाई ने कहा था कि भाई शादी का सीजन है, और बहुत चांसेस हैं कि हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लेट्स होप कि इसको और सक्सेस मिले। तो फिर अगला जो एपिसोड, जो अगली सीरीज होगी, वो भयंकर होगी, ज़बरदस्त वाली। तो मुझे भी एक्साइटमेंट है, और सच कहूँ तो थोड़ी सी मुझे भी रहती है कि हाँ, एक अलग किया जाने वाला है। अभी तक अगर हम बात करें, एपिसोड 1 के 652 लाइक्स हो चुके हैं, ज़बरदस्त। ये तो भैया आपने एक तरह का ना, जिसे कहते हैं, बिल्कुल बहुत प्यार दिया। देन पता नहीं उसके बाद एपिसोड 2 में क्या हुआ, 378 लाइक्स हैं। लेकिन अभी तक चैप्टर 3 के 403 हो चुके हैं, तो इम्प्रूवमेंट है। तो मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिली है कि मैं इसको आगे लेकर चलूँ। तो 23rd को आपके भाई का बर्थडे है, और तब तक रहे तो 1 साल पूरा हो जाएगा इस सिलसिले को, रेगुलर वीडियोस अपलोड के सिलसिले को। तो लेट्स सी कि उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, उसी दिन वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या हमें ये सिलसिला जारी रखना चाहिए या फिर इसको तोड़ दें अब, और 1-2 दिन बाद वीडियोस अपलोड करें। क्योंकि मैंने तब कहा था कि 1 साल इस प्रैक्टिस को करेंगे और देखेंगे क्या खोया क्या पाया, और उस हिसाब से फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे फ्यूचर चैनल का कि किस तरीके से चैनल को ड्राइव करना है, वेदर इसको रेगुलर चैनल बनाना है या फिर दूसरे तीसरे दिन या समथिंग जो भी होगा। सो अभी ये कुछ दिन बाद की बातें हैं, कल नाम काल का। सो फिर भी उम्मीद तो होती है। इसी उम्मीद के साथ आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।